में सिर्फ 20 सीटों पर वोट डाले गए थे, बाकी 70 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। लेकिन जिन सीटों पर लोगों की सबसे ज्यादा नजर है वो है पाटन सीट, जहां से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी सांसद विजय बघेल मैदान में हैं, तो वहीं अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भी यहां से ताल ठोक रहे हैं, जिसके बाद ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। इसके अलावा अंबिकापुर सीट काफी हाई प्रोफाइल है। यहां से कांग्रेस नेता और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के खिलाफ राजेश अग्रवाल मैदान में है, तो वहीं रायपुर साउथ से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस के डॉक्टर महंत राम सुंदरदास हैं। जांजगीर चांपा सीट से कांग्रेस के व्यास कश्यप का मुकाबला बीजेपी के नारायण चंदेल से है। यानी यहां पर वोटिंग की रफ्तार एमपी के मुकाबले काफी कम है। दोपहर 1 बजे तक सिर्फ 20% वोटिंग हुई है। बिलासपुर में बीजेपी सांसद और छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने भी अपना वोट डाला है। अरुण साव को बीजेपी ने लोरमी सीट से मैदान में उतारा है। तो कुल मिलाकर दोनों राज्यों में वोटिंग हो रही है, लेकिन यहां बघेल का जो इलाका है वहां पर वोटिंग ढीली है। छत्तीसगढ़ में अभी तक 20% मतदान हुआ है। मतदान की गति काफी कम है। शोएब रजा मेरे सहयोगी पाटन से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब, मुख्यमंत्री की सीट पर आप मौजूद हैं। बताया जा रहा है मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जमीनी हालात क्या हैं? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री की सीट है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तस्वीरों में मैं दिखाऊं अभी वोट डालकर निकल रहे हैं। हालांकि मीडिया से उन्होंने काफी बातचीत की और हमसे भी बात की और वो ये कहते नजर आए। देखिए तस्वीरें देखिए कि भूपेश बघेल ने अभी वोट किया है, पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर आए थे और जो वोटिंग है, चूंकि वो लगातार ये कहते रहे हैं कि काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस, ये तमाम बातें इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने कही। इसके साथ साथ वो चूंकि जो विजय बघेल है, जिनकी तरफ से ये कहा जाता रहा है, सांसद भी है वो यहाँ के, और ये कहा जाता रहा है कि भूपेश बघेल उनके चाचा है, उनके भतीजे हैं, तो उनके लिए वो जरूर एक डायलॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं, यानी कि चाचा बाप के बराबर होता है। ये तमाम जो बयानबाजियां है वो अब एक दूसरे पर वार पलटवार के दौरान की जाती रही है और यहाँ तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का जो वक्त है भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ लाइन में लगे रहे, क्योंकि एक लाइन थी लंबी, और उसके बाद वोट डालने के बाद अब वो बाहर यहाँ से जा रहे हैं। गुरुदी गांव है, जो पैतृक गांव है भूपेश बघेल का, और यहाँ पर क्योंकि सुबह से इंतजार था कि वो तो देखा आपने, भूपेश बघेल वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं और जिस बात का जिक्र मेरे सहयोगी कर रहे हैं वो बात आपको सुनवा देते हैं। भूपेश बघेल आज अपना वोट डालने मैदान केंद्र पहुंचे तो सामान्य लोगों की तरह कतार में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार किया और फिर वोट डाला। इस मौके पर भूपेश बघेल ने उनके भतीजे और बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल के लिए फिल्मी अंदाज में तंज कसा और कहा कि रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं। लाइन में लगकर आप वोट डालने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि थोड़ा व्यवस्था भी एक साथ डाल दीजिए। नहीं, ये तो व्यवस्था है, निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था है उसका हम पालन कर रहे हैं। योजनाओं का वाकई कुछ असर दिख रहा है? सुबह से आप अभी बता रहे थे, जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि जो 5 साल कांग्रेस सरकार ने जो काम किया और लोगों को जो विश्वास हमने अर्जित की है, क्योंकि हर वर्ग के लिए कोरोना काल में भी हमारे जो इरादे वो डगमगाए नहीं, और उसका फल ये है कि आम जनता है वो कांग्रेस पे भरोसा करती है, कांग्रेस की सरकार पे भरोसा करती है, और हमारे नेताओं ने जो गारंटी दी है और पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, उससे लोगों को विश्वास बढ़ा है। आपकी जो विधानसभा है यहाँ पर जो एक कैंडिडेट है बीजेपी के, वो आपके भतीजे लगते हैं, एक डायलॉग चल रहा है, क्या डायलॉग? यार एक चीज बताओ, रिश्ते की दीवारों में लिखा जाता है, यदि दीवार में लिखी दिया है तो मैं कहना चाहूंगा रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो फिल्मी अंदाज में यहां मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। समीर जी, चेहरा पढ़कर आपको क्या लग रहा है, कितनी कॉन्फिडेंट है छत्तीसगढ़ में कम से कम कांग्रेस, खासकर तब जब बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, महादेव ऐप जिसका एक बड़ा जिक्र रहा चुनाव में सुनने में आया, कितना ग्राउंड पर असर रहा उसका? देखिए, मुझे लगता है कि 2018 का जो चुनाव परिणाम छत्तीसगढ़ का आया था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारी थी और 15 सीटों पे सिमट गई थी, मुझे लग रहा है उस हार से भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल छत्तीसगढ़ में उभर नहीं सकी।
रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। रमन सिंह ने बहुत ज्यादा कोई वहां राज्य सरकार को भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार के आधार पर बहुत ज्यादा घेरा नहीं, संगठन बहुत ज्यादा सक्रिय रहा नहीं वहां पर कि राज्य सरकार को लगातार घेरता रहे और सरकार को परेशान करता रहे। मुझे लगा एक तरफा जीत ने कांग्रेस को बहुत मजबूत किया। उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव हुए, उसके अंदर भी कांग्रेस एक तरफा जीत गई थी। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरे 5 साल डाउन रहा, जिसे चार्ज अमित शाह ने वहां पर पहुंचकर किया है। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में है वहां पर, और मुझे लग रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी भी फाइट देगी। चुनाव परिणाम क्या होगा ये 3 तारीख के बाद पड़ेगा, लेकिन वहां कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में है। जिस हिसाब से भूपेश बघेल ने वहां 5 साल शासन चलाया और ये कहा गया था कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के अंदर मतभेद आ गए हैं, कांग्रेस ने उसको बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया। टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया, कांग्रेस सीडब्ल्यूसी में उनको ले लिया। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस संगठित होकर लड़ रही है। और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किया है, संगठन अमित शाह जी ने देखा, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में कहा कि मुख्यमंत्री हारने जा रहे हैं चुनाव, मुख्यमंत्री हारेंगे। हालांकि मुझे इसकी संभावना कम लग रही है क्योंकि वहां से हारना उनका संभावना कम है। हालांकि मुख्यमंत्री हारे भी, आप देखेंगे तो झारखंड के रघुवर दास मुख्यमंत्री हार गए थे, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री चुनाव हार गई थी। तो मुख्यमंत्री चुनाव हार सकते हैं, लेकिन पाटन से मुझे लग रहा है कि एक लंबा कार्यकाल रहा है, वहां उनका अनुभव रहा है, वहां के जमीनी नेता रहे भूपेश बघेल। तो वहां उन्हें दुर्ग के सांसद जो उनके चाचा है विजय बघेल, हालांकि वो चुनौती देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आखिरकार वहां सर मुख्यमंत्री चुनाव जीत जाएंगे। आरती जी, एक सवाल ये है कि बीजेपी माना जाता है वो पार्टी है जो 5 साल चुनाव में रहती है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। फिर ऐसा क्यों है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी अभी मोदी जी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन 1.5 महीने से पहले वहां कोई गतिविधि दिखाई नहीं दी, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कि भूपेश बघेल जी कांग्रेस के नेता है, लेकिन उनकी जो स्टाइल है वो बीजेपी स्टाइल है, वो मोदी जी का स्टाइल है और वो अमित शाह जी का स्टाइल है। तो उन्होंने ये फॉर्मूला तो ये समझ गए हैं कि अगर उनको पावर में रहना है कांग्रेस में ही होके, तो उनको बीजेपी स्टाइल या मोदी जी या अमित शाह जी का स्टाइल जो है वो अपनाना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत बखूबी, बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से वो अपनाया है। उनकी सारी पॉलिसीज़ आप देखिए, बेशक वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस की जो छवि है कि तुष्टीकरण की छवि है, कांग्रेस की ये भी इमेज है कि वो मुस्लिम अपीसमेंट करती है, वैसा कुछ भी भूपेश बघेल जी ने नहीं किया। और इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है छत्तीसगढ़ में। इन्होंने ठीक कहा कि रमन सिंह जी जो है उनकी भी कोई ज़्यादा खास एक्टिविटी रही नहीं, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने वो जो ज़मीन पे जो स्पेस थी बीजेपी के जाने के बाद, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से काबू में किया है। वो सब कुछ, वो ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए भी वही स्कीम्स, उसी तरह की स्कीम्स लाई जिस तरह की स्कीम्स मोदी जी ने लाई है आदिवासियों के लिए। उसी तरह की उनका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो हिंदू समाज के लिए हो, हिंदुत्व के लिए हो, वो अपने राम पथ गमन मार्ग जो बनाया, राम को एकदम अपना लिया, राम को अपना लिया। तो वो सारी उनकी जो है, मैंने तभी कहा कि वो कांग्रेस के लीडर है, लेकिन वो बीजेपी की स्टाइल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। समीर जी, आपको जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, वहां पर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ियावाद को बहुत ज्यादा जमीनी स्तर तक पहुंचाया, मतलब एक जो प्राइड होता है छत्तीसगढ़ियावाद का, और उसके वहां प्रतीक बने। आप देखिए, उन्होंने राष्ट्रीय गीत के बाद राज्य गीत, जो राज्य का गीत है उसको कंपलसरी कर दिया। मोटे अनाज को उन्होंने वहां पर प्रसारित किया, बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करवाया, राज्य के अंदर करवाया। और छत्तीसगढ़ के जो लोकल तीज त्योहार है, वहाँ के जो रीति रिवाज है, वो संस्कृति है, उसको उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर प्रसारित किया। इसके अलावा उन्होंने लेबर डे को उन्होंने बड़ा सेलिब्रेशन के रूप में एस्टेब्लिश किया। तो मुझे लग रहा है कि लोकल जो भावनाएं थी छत्तीसगढ़ के लोगों की, उसको उन्होंने बहुत तेजी से कनेक्ट किया, अपने आप को उससे जोड़ा है। छत्तीसगढ़िया गौरव, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात गौरव किया था, तो लगता है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना गुरु मान लिया और उनकी योजनाएं पर बात कर रहे हैं। शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, बीजेपी की तरफ से इन चुनाव में छत्तीसगढ़ में खासकर महादेव ऐप का बहुत जोर था, एक वीडियो आया था, कुछ टेक्स्ट आए थे, सीधे मुख्यमंत्री तक का नाम लिया गया था ईडी की प्रेस रिलीज में। आप जमीन पर हैं, क्या वो सब बातें रेजोनेट कर रही हैं या फिर वो चुनावी धुंध में गायब हो चुकी है? देखिए, चर्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार जो विशेषज्ञ भी है और जो लोग हैं वो तमाम चीजें इस तरह तो जरूर कह रहे हैं कि अब से अगर 6 महीने पहले आप इस राज्य के चुनाव को देखते
तो आपको ये लग रहा था कि शायद कांग्रेस बहुत अपर है और पहले की तरह 2018 की तरह उसकी ज्यादा सीटें आएगी इस बार भी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ और जब चुनाव प्रचार हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह यहाँ पर आए और भी कई जो मंत्री है या नेता है वो आए, और ये चाहे महादेव ऐप हो या दूसरे जो मामले हैं, उन तमाम चीजों को लेकर जब बातचीत हुई तो बीजेपी को लेकर चर्चा यकीनन लोगों में हुई और बीजेपी की चर्चा लोग करने लगे। आज स्थिति यही है कि कई लोग ये मान रहे हैं कि कट टू कट फाइट है। कल हमारी रमन सिंह से जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे मैंने इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो 50+ जीतेंगे, उन्हें उम्मीद है कि 50+ जीतेंगे। हालांकि बीजेपी अभी ये कहने की स्थिति में नहीं है, जिस तरह से कांग्रेस के जो नेता है वो दावा कर रहे हैं कि 75 पार, अब की बार 75 पार। तो बीजेपी कह तो रही है कि 50+ जीतेंगे, लेकिन ये जरूर कॉन्फिडेंस उनमें नजर आया है पिछले कुछ दिनों में, आत्मविश्वास से कुछ नेता भरे दिखाई दिए कि नहीं वो फाइट में है और अच्छी खासी वो टक्कर कांग्रेस को दे रहे हैं। तो चीजें बदली है। अब ये वाकई जमीन पर इन तमाम चीजों का कितना असर और जो फिगर आएगी 3 शोएब, ये तो बात हुई नेताओं के बयानों की। आप जमीन पर हैं, किसका बूथ मैनेजमेंट लग रहा है ज्यादा मजबूत है? वोटर जो आ रहा है वो क्या सुगबुगाहट दे रहा है आपको, क्या संकेत दे रहा है? देखिए, बिल्कुल देखिए, जो मैनेजमेंट है वो बीजेपी का बहुत बेहतर रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम दूसरे राज्यों में भी देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भी ये तमाम चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन इस मैनेजमेंट का असर कितना उन तमाम चीजों पर पड़ेगा जो जिन योजनाओं को लेकर बात की गई है, और आम लोग जो चाहे वो धान के जो मूल्य की बात हो रही है कि 3200 रुपए में खरीदा जाएगा और 3100 की बात बीजेपी कर रही है, जो महिलाओं के लिए योजनाओं की बात है कि 12,000 बीजेपी देगी, 15,000 कांग्रेस बात कर रही है, इन तमाम चीजों का असर वाकई आम लोगों में उस हद तक हो पाएगा क्योंकि चर्चा तो है। यानी योजनाओं का असर हो रहा है। शोएब, समीर जी हमारे साथ हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। शोएब जी, वहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मुकाबला है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस बार अजित जोगी नहीं है। हर बार अजित जोगी एक फैक्टर होता था। उनकी पार्टी, उनके बेटे अमित जोगी जो अभी पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं वो देख रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी का भी बड़ा एक वहां वोट बैंक रहा है जो वोट लेते रहे। तो क्या लगता है इस बार आपको, अजित जोगी नहीं है तो अमित जोगी क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पाएंगे, और बहुजन समाज पार्टी की वहां क्या स्थिति है इस बार? देखिए, 80 सीटों पर चूंकि जो अमित जोगी की पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है, तो कई लोग ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी जो माताजी है वो सीट निकाल सकती है। इस तरह की चर्चाएं हैं कि वो सीट निकाल सकती है। हालांकि जिस सीट पर मैं खड़ा हूं अभी पाटन में, यहाँ अगर हम ये कहें कि ट्रायंगल है और जो विजय बघेल और अमित जोगी भी फाइट में है, तो लोग थोड़ा इससे कतरा रहे हैं। लोग ये मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान फाइट है, कुछ हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं अमित जोगी, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होगा कि भूपेश बघेल उससे हार जाए, ये लोग मानकर चल रहे हैं। अब दूसरी सीटों पर जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है या हम अमित जोगी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो यकीनन इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं हो रही है कि दलित वोट कितना बीजेपी से या कांग्रेस से छिटक सकता है या इस स्थिति में। लेकिन बीजेपी ये मानकर चल रही है, बीजेपी के नेताओं से जितनी भी हमारी बात हुई, कि जो वोट काटेंगे वो कांग्रेस का काटेंगे, हमें थोड़ा सिक्योरिटी इन चीजों से मिलेगी, ये मानकर बीजेपी चल रही है। और कांग्रेस के नेता भी यकीनन पिछले कुछ दिनों से इन तमाम चीजों को कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले थोड़ी स्थिति बदली हुई दिखाई दे रही है। अब ये कितनी बदली है और कितनी नहीं, इसका यकीनन आकलन ही किया जा सकता है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन स्थिति जो है वो 3 तारीख को साफ होगी। लेकिन ये बात सच है कि एक फैक्टर है, वो भले बड़े पैमाने पर ना हो, लेकिन अगर कहीं बहुत कम मार्जिन होता है किसी सीट का, 1000, 1200 इस तरह से, और वहां अमित जोगी की जो पार्टी है वो इन वोटों को घटा देती है, तो फिर वो नुकसान अमित उठाना पड़ जोगी सकता है कांग्रेस को। किंग मेकर नहीं, वोट कटवा तो कम से कम है ही। सर, अगर बघेल के सामने अमित जोगी आते हैं, किस सोच के साथ आए होंगे? इस मामले को त्रिकोणीय बनाने के लिए, या बीजेपी की मदद करने के लिए, या सचमुच उम्मीद करते हैं कि वो बघेल को हरा सकते हैं? न वो बघेल को हरा सकते हैं, न वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अमित जोगी को मारवाही सीट से चुनाव लड़ना था, जो बेसिकली अजित जोगी का गढ़ है। रेणुका जो उनकी वाइफ है और अमित जोगी की मदर है, वो वहाँ से विधायक रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत गलत निर्णय रहा है अमित जोगी का, क्योंकि जब अजित जोगी चले गए तो पार्टी जो थी वो अमित जोगी के कारण नहीं पहचानी जाती थी, वो अजित जोगी के कारण पहचानी जाती थी। इस स्थिति में अमित जोगी को अगर छत्तीसगढ़ में अपने आप को मजबूत करना है, तो उन्हें मुझे लग रहा है कि जो बेल्ट अजित जोगी के कारण जाना जाता था, मारवाही सीट जो अमित जोगी के परिवार की सीट है अजित जोगी के, वहां से उन्हें चुनाव लड़ना था। उन्होंने पाटन में आके एक बड़ी भूल की है, वो चुनाव वहां से निश्चित रूप से हारेंगे, जीतने की स्थिति नहीं है।
पार्टी में उनकी टूट भी हुई थी, कुछ एमएलए उनके बीजेपी में चले गए थे, अब उन्होंने कांग्रेस के और दूसरे दलों के जो बगावत करते उनको टिकट दिया है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार उनको 1 या 2 से ज्यादा सीट ज्यादा मिलने की संभावना नहीं है। इस चुनाव के बाद मुझे लग रहा है अमित जोगी के लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी पार्टी को बचाए रखना। उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक भूल की है पार्टी से चुनाव लड़के, राजनीतिक भूल की है। आरती जी हाँ, कुछ मैं जोड़ना इसमें जोड़ना चाहती थी कि देखिए, अजीत जोगी एक बहुत बड़े लीडर माने जाते थे अपने रीजन में। उस तरह की छवि अमित जोगी नहीं बना पाए हैं। सिर्फ आप के पिता पॉलिटिक्स में हैं और ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स जो है, लोग वैसे ही इसमें बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं करते हैं। आप बड़े से बड़े नेता जो उनके बच्चे जो है, उस तरह की छवि नहीं बना पाए जो उनके पिता या माता की थी। उनका अमित जोगी का क्लियरली वो इस इलेक्शन में जो उन्होंने भूल की है, वो शायद उनको पूरी राजनीति में उसका भुगतान भरना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि वो पॉलिटिकली